नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। चलिए रुक करते खबरों का, जहां रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता में महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार की पहल पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक हमारी माताओं बहनों के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करने वाला था, लेकिन परिवारवादी राजनीति और वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने देश की 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों को रोकने जैसा कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ और देश की महिलाएं आने वाले समय में इसका जवाब देंगी और महिला विरोधी सोच को स्वीकार्य नहीं करेंगी, और साथ ही कड़ा संदेश भी दिया। रूप कुमारी चौधरी जी, कमलेश जांगड़े जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती विभा अवस्थी जी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में बहुत दुखी मन से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों को देश के विकास में और हमारे देश के प्रदेशों के विधानसभा में और पार्लियामेंट में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल का बुलाया गया था। और उसके पहले एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में और देश में था। अनेकों तरह से हमारी माताएं बहनें खुशियां जाहिर कर रही थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही थी। कई तरह के कार्यक्रम, पदयात्रा और हॉल मीटिंग करके धन्यवाद दे रही थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी माता बहनों के खुशी में और हम सब लोग भी खुश थे, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। प्राचीन काल से ही नारियों की पूजा हुई है और हम सब लोग अपने देश में भी नारियों को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और उसी दिशा में उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने का काम होने जा रहा था। लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन में विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया, और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एक घोर महापाप किया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग तो अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में शुरू से ही नारियों का यहाँ पर सम्मान किए हैं। इस साल को हम लोग नारी गौरव दिवस के रूप में घोषित किए हैं और इस साल हम लोग यहाँ से राज्यसभा में सांसद के रूप में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी को यहाँ से भेजे भी। और आप सबको मालूम है कि यहाँ पर नारियों का सम्मान के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वहां पर 50% का आरक्षण जब हमारी सरकार थी 15 साल की उस समय दिए हैं। और आज अगर वास्तव में देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व 50% से भी बढ़कर 57% आज है। आज विधानसभा में भी हम लोग के महिला विधायक ज्यादा हैं, करीब 21-22% का प्रतिनिधित्व तो विधानसभा में भी है। और नारियों के विकास, उनका सम्मान के लिए और भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर में हुए हैं। जो राशन कार्ड यहाँ पर प्रदेश में बनता है वो नारियों के
नाम से बनता है। प्रधानमंत्री आवास, उसमें भी नारियों का नाम, माताओं का नाम लिखा जाता है। आज शौचालय निर्माण का काम, उनको धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम, ये सब काम हुआ है। आज 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हम प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में भेजने का काम करते हैं। 25-26 किस्त करीब 17,000 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजकर उनका सम्मान किए हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर नारियों का सम्मान हुआ है और बड़ी खुशी थी हम लोगों को और हमारी माता बहनों को। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बिल पास हो जाएगा तो विधानसभा और लोकसभा में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस जो अंग्रेजों की चाल चलती है, फूट करो और राज करो की नीति अपनाती है, पिछले 3 दशकों से ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हर बार जब उसको पास कराने का वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। और इस बार भी वही हुआ। इस बार भी इन लोगों ने तरह तरह के बहाना बनाकर, कोई परिसीमन को लेकर तो कोई साउथ में उनका नेतृत्व कम हो जाने को लेकर, और सपा जैसे पार्टी ने मतलब आरक्षण में धर्म को लेकर आरक्षण की बात कहकर कोई ना कोई उनको बहाना चाहिए और इस विधेयक का मतलब विरोध किया, पास होने नहीं दिया। और ये देश की 70 करोड़ हमारी माता बहनों के साथ धोखा है, उनका अपमान है। और निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें इस इंडी गठबंधन को माफ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका खामियाजा इंडी गठबंधन को सहना पड़ेगा। कितना अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई श्रेय लेने की बात अगर है तो आप सबको श्रेय हम लोग देंगे, लेकिन इसको पास करने दो। और जो इन गलत फहमियां लोग डाले उसके विषय में माननीय हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा था कि मतलब नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए, इस सरल भाषा में हम समझाएंगे। और उन्होंने पूरा तर्क पूर्वक समझाया, लेकिन इनकी तो मनसा ही अलग थी, तो एक बहाना था। कुल मिला के इनको 70 करोड़ नारियों का सम्मान करना नहीं था, इसलिए उनका जो वास्तविक चेहरा है आज 70 करोड़ माता और देश के सामने में उजागर हो गया है। लेकिन ये लोगों की जो नीति है फूट डालो और राज करो की, और महिला आरक्षण की बात करते हैं लेकिन महिलाओं के खिलाफ में ही काम करते हैं। इसको इस देश की जनता और इस देश की माताएं बहनें सब उसको जान चुकी हैं, बहुत अच्छे से जान चुकी हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के पहले इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन उन्होंने आज महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, उनके लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर, जनधन खाता खोलकर, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना देकर आज हमारे देश में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये इंडी गठबंधन ने पूरे इस पर पानी फेर दिया है। लेकिन हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग आशावादी हैं। निश्चित रूप से 70 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद हमारे एनडीए पार्टी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को है। निश्चित रूप से महिलाओं का जो हक है विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करने का 33% उसको दिलाकर रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए देश की माताओं से क्षमा भी मांगा है, लेकिन ये भी आश्वस्त किया है कि उनके उम्मीदों पर पानी फेरने नहीं देंगे। बाकी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं।
तो वहीं कांकेर नगर पालिका में आवास आवंटन को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाले आवास में धांधली कर पार्षदों और आपको बता दें पालिका कर्मचारियों के करीबी लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर से शिकायत कर जांच की मांग की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक और बीजेपी पार्षदों ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि आवास आवंटन पूर्व सरकार की योजना के अनुसार पात्र हितग्राहियों को ही दिया जा रहा है और किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है। दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये मामला अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है, जबकि आम लोगों की नजर प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई है। इसके जो कुछ पार्षद हैं बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो गाइडलाइन है 11/2/2022 का गाइडलाइन है। उस समय हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उनकी गाइडलाइन है। उनकी गाइडलाइन में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है मोर आवास मोर चिन्हारी में 75,000 रुपये में गरीबों को आवास देना है। मोर आवास मोर आस उसके अंतर्गत 3,90,000 में आवास देना है। वो 2022 का गाइडलाइन है, उसके अनुसार देना है। ये कांग्रेस के जो पार्षद लोग गलत सलत आरोप लगा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों से 75,000 के नाम से उनसे पैसा जमा करवाए हैं और जो अपात्र है उसका लिस्ट उन्होंने वहाँ जमा दिया किया है और अपने लोगों का लिस्ट बना के दिए हैं। ये जिला प्रशासन इसको मार्च 2025 में इसको निरस्त किए है। उस समय हमारे एक मीटिंग भी नहीं हुआ था, एक बैठक भी नहीं हो पाया था और इनका अध्यक्ष 4 साल यहाँ बैठा हुआ था। इन्होंने 75,000 रुपये में क्यों गरीबों को आवास इलाट नहीं किए? 4 साल इनके पास समय था, इनको 75,000 रुपये नाम से इन लोगों ने पैसा जमा कराया है। इनको 75,000 में 4 साल के पूरा समय में इनको इलाट करके गरीबों को देना गरीबों के साथ धोखा दिया है 75,000 के नाम से। बहुत काफी लोगों से पैसा जमा करवाया इन्होंने। आपने बीजेपी के पार्षदों को या पालिका के कर्मचारियों का आवंटन किया है? ये जो पात्र है उसको उसी को जो गाइडलाइन में आएगा उसी को आवंटन किया जाएगा। इसमें कोई पार्षद और कोई कर्मचारी वाली कोई मैटर नहीं। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह होर्डिंग के माध्यम से इसका विज्ञापन किए हैं, कई बार पेपर के माध्यम से इसका विज्ञापन किए हैं। हाँ, आगे क्या करेंगे जब आरोप लग चुका है? ये आरोप लगा है, बिल्कुल इसकी शिकायत हम कलेक्टर साहब से करेंगे और ऊपर भी शिकायत करेंगे। ये जो भी शिकायत करें है ना, जो शिकायत हकीकत वो शिकायत करें, गलत सलत शिकायत करके हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की टीम जो इतने सालों बाद यहाँ नगर पालिका में आई है और लगातार जो विकास से काम हो रही है, इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है और मेरे नाम से अरुण कौशिक निरस्त कर दिया। अरुण कौशिक आज तक रिकॉर्ड है कि हर गरीबों को भला करने के लिए 24 घंटा तैयार रहता है और तैयार रहेगा, कभी अहित नहीं करता, हित का काम करता है। इसलिए पब्लिक मेरे को इतने बहुमत से चुनाव जिताया है और मैं उनके विश्वास के भरोसे पर खरा उतरूंगा। और ये लोग जो अनाप शनाप उजुल फुजुल बयान दे रहे हैं उसमें लगाम करें और खुद गलत किए हैं और हमको ऊपर लगा रहे। पूरी गतिविधि पूरी गाइडलाइन उनके कार्यकाल का है। ये 2022 का पूरा गाइडलाइन है, उनके समय गाइडलाइन है और ये लोगों को धोखा दिए हैं। बेचारों को 4-4 साल समय खराब किए हैं। उनको भरोसा नहीं रहता तो वो बेचारा भी कहीं भी मकान बनाते, कहीं मकान ले लेते। उनको 75,000 नाम से धोखा दिया गया है। कांग्रेस जो आरोप जो लगा रहे हैं, उनके पार्षद जो नेता प्रतिपक्ष जो लगा रहे हैं कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जो क्या बोलने से जो नियम को चेंज कर दिया है, हम इसका घोर निंदनीय करते हैं कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के इतना साल बाद अध्यक्ष बना है और हमारे बीजेपी पार्षद सब मेहनत करके 1 साल से आप देखिए लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। और जहां आवास की बात कर रहे हैं लोग 75,000 में, वो 75,000 आवास किनको देना था? जो स्लम एरिया था, जो हाई टेंशन वार था, निचली बस्ती, उनको उनका जमीन वहां से खाली होता, 75,000 में उनको घर देते। मगर ये जो पूरा जो गवर्नमेंट कांग्रेस के समय हुआ था, इसमें हमारा बीजेपी की सरकार के अध्यक्ष बनने का कोई उसमें मतलब गाइडलाइन हम लोग चेंज ही नहीं किए हैं। क्या आप लोगों ने गोपनीय रूप से बैठक करी? नहीं, हमारा गोपनीय रूप से बैठक नहीं हुआ है। जो भी बैठक होता है हम वो जो कांग्रेस के पार्षद को ही पता है, हर चीज पता है उनको। हम देखो, हमारे जो 21 पार्षद है, नगर पालिका अध्यक्ष है, विकास के लिए हम सबको लेके चलते हैं, हम कभी भेदभाव नहीं करते।
तो वहीं एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ उप जेल में एक आपको बता दें जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार, उप जेल अधीक्षक संजय कुमार और 137 बंदी और 16 जेल कर्मचारी शामिल हुए। शिविर के दौरान बंदियों को उनके कानून अधिकार, न्यायिक प्रक्रियाओं और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारियां दी गई। साथ ही आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी विस्तार से बताया गया। न्यायाधीश ने बंदियों से उनके केस की स्थिति और समस्याओं पर चर्चा कर आवश्यक जानकारियां ली। इस शिविर का उद्देश्य बंदियों को कानूनी रूप से जागरूक करना और उन्हें न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना था। तो वहीं गौरेला पेंड्रा जिले के मुर्म ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए। ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर सरपंच, सचिव, जनपद सदस्य और रोजगार सहायक पर शासकीय योजनाओं की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्य नाम मात्र हुए, लेकिन कागजों में कई योजनाएं पूरी दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिए गए। फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान निकालने और मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरी राशि में गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच के कार्यकाल की भी जांच की मांग की है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। तो वहीं शक्ति जिले के सिंधी तराई स्थित पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर ब्लास्ट हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि 12 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा 14 अप्रैल को हुआ था, जब प्लांट के अंदर बॉयलर में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और वहां काम कर रहे करीब 35 कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर ही 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका इलाज बर्न केयर यूनिट में जारी। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से किया गया। वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है। तो वहीं रायगढ़ से पुलिस को कार्यकुशलता और तकनीकी दक्षता की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है, जहां साइबर पुलिस ने 128 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस लौटाए हैं। जिन लोगों ने अपने मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, उनके चेहरे पर उस समय खुशी से खिल उठे जब एसएसपी शशि मोहन सिंह ने उन्हें उनके फोन सौंपे। साइबर सेल से आधुनिक तकनीक और CEIR पोर्टल की मदद से बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से मोबाइल ट्रैक कर बरामद किए गए। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी लावारिस मोबाइल की सूचना तुरंत पुलिस को दे। आज कंट्रोल रूम में 128 मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 25,60,000 रुपए है। आज यहाँ पर जो भी प्रार्थी थे उन लोग को यहाँ कंट्रोल रूम में बुलाया गया और बुलाकर आज यहाँ पर उनके मोबाइल को वितरित किए गए जो गुमे हुए मोबाइल थे। और इसमें हमारे साइबर सेल के प्रभारी डीएसपी उन्नति ठाकुर और इंस्पेक्टर विजय चलक के नेतृत्व में हमारी पूरी साइबर टीम लगातार इन मोबाइल्स को ट्रैक कर रही थी। और देश के विभिन्न हिस्सों में कई बार इसमें से कुछ मोबाइल तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जाके यहाँ रिकवर किया गया और कुछ मोबाइल अपने प्रदेश के अन्य जिलों से भी रिकवर किए गए हैं। CEI पोर्टल पर भी इसमें रिपोर्ट था और लगातार हम इस पे ट्रैकिंग कर रहे हैं। मैं सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मोबाइल गुम जाता है तो तत्काल पुलिस का सहयोग करें और तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस लगातार उसको ट्रैकिंग करेगी। साथ ही आम जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे मोबाइल मिल जाता है, किसी का मोबाइल गुमने के बाद आप उस मोबाइल को प्राप्त करते हैं, तो तत्काल पुलिस को जमा करें। अदरवाइज़ देर सवेर वो मोबाइल के कारण आप कानूनी अड़चन में पड़ सकते हैं। निश्चित रूप से कई लोग ऐसे रहते हैं जो ये उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति कानून के पास आए। हम लोग की पूरी कोशिश होती है कि लगातार हम लोग उस पे काम करें और ट्रैकिंग हमारी टीम लगातार कर रही थी और अंततः 128 मोबाइल को रिकवर किया गया है। भविष्य में भी इस तरीके से साइबर सेल जो हमारा काम कर रहा है, आने वाले दिनों में इस तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड काम
तो वहीं कोरबा के कटघोरा नगर के वार्ड 9 तिलक नगर स्थित गायत्री धर्मशाला के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि पास में स्थित एक सैलून दुकान भी इसकी चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बढ़ती गर्मी और बिजली लोड अधिक होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस घटना के कारण नगर पालिका के लगभग 3 वार्डों में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि समय रहते रखरखाव नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो वहीं देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का असर अब बेजुबान जानवरों पर साफ दिखाई दे रहा है। दुर्ग जिले के मैत्री बाग में जू प्रबंधन ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए। बढ़ते तापमान को देखते हुए शेर, बाघ, भालू और अन्य वन्य जीवों के लिए ठंडे पानी के फव्वारे, कृत्रिम तालाब और कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं। खासकर शेरों और बाघों को दिन में कई बार ठंडे पानी की बौछार दी जा रही है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। वहीं तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण जानवरों के खान-पान और व्यवहार पर असर पड़ रहा है। इसी वजह से जू प्रबंधन ठंडे पानी और पानी युक्त भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जिससे जानवरों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके और उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सके। वर्तमान में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया, लगभग 40-41 डिग्री टेम्परेचर हो गया और मानव जीवन के साथ साथ वन्य प्राणियों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे वृद्धि होती है इनके खान पान में कमी आ जाती है। तो मैत्री बाग प्रबंधन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इनकी हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए काफ़ी तैयारी की है। खासकर टाइगर के इंक्लोजर में हमने टाइफा चटाई लगाई गई है और आर्टिफिशियल एक वाटरफॉल लगाया गया, जिससे इंक्लोजर में ठंडकता बने रहे। और बर्ड सेक्शन और मंकी सेक्शन में हरा कपड़ा लगाया है जो लगभग 75% धूप को रोकता है। और साथ में उनके हिरण के केज में बाड़े में काफ़ी लंबा स्प्रिंकलर लगाया गया जो पूरे एंक्लोजर को ठंडा रखता है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बने रहिए।